गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तब आप लोग कैसे हैं? पूरा स्टोन एज तो हो ही गया और ताम्रपाषाण काल पार्ट 1 फेज 1 ये 2 टॉपिक तो हमने पूरा किया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये लगा होगा कि क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, जिसको मैंने बार बार ये बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन मतलब सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे जो चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को वो आपका, उसे आप जनरली जब आप बुक में पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता, कहीं सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, तो कहीं सरस्वती सिंधु सभ्यता जैसा शब्द आपको देखने को मिलता होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा गया है, नामकरण की समस्या। चूँकि 1947 से पहले हड़प्पा सभ्यता के जिस साइट का एक्सकेवेशन हुआ वो लगभग सभी पाकिस्तान में है। 1947 के बाद एक्सकेवेशन का कार्य हुआ भारतीय क्षेत्र में, और जब भारतीय क्षेत्र में एक्सकेवेशन हुआ तब ये पता चला कि सर्वाधिक साइट भारतीय क्षेत्र में ही है, और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार जो है वो घग्घर हकरा साइट पे है। इसलिए जो शुरुआती दौर में नामकरण दिया गया वो नदी घाटी के मॉडल पर दिया गया। चूँकि नदी घाटी के पैटर्न पर पहले भी कुछ सभ्यता का नामकरण था, जैसे नील नदी घाटी की सभ्यता, दजला फुरात नदी घाटी की सभ्यता। ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी के इर्द गिर्द एक्सकेवेशन हुआ, कोट्टीजी, आमरी, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो। तो शुरुआती दौर में लगा कि सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार इसी एरिया में है, तो नदी घाटी के पैटर्न पर नामकरण पड़ गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। वर्तमान दौर में जब एक्सकेवेशन हो रहा है तो सरस्वती नदी, जिसको आप घग्घर कहते हैं, तो घग्घर हकरा साइट पे मतलब कि आपकी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी मिलने लगी। तब हाल फिलहाल विद्वानों ने इसका नामकरण क्या दिया, सरस्वती सिंधु सभ्यता। लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण से, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी जिस प्रथम साइट से मिलता हो, सभ्यता का नामकरण उसी साइट के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इस सभ्यता का अगर एक्यूरेट नामकरण की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा काल निर्धारण के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो शुरुआती दौर में ग्रामीण और कस्बाई संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। एक टाइम आता है जब हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता के रूप में विकसित कर जाती है, और तब नगर सभ्यता के तमाम तत्व देखने को मिलते हैं, और पुनः हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन प्रारंभ हो जाता है तो सभ्यता में देहातीपन उभरना शुरू हो गया, यानी पुनः ग्रामीण संस्कृति के एविडेंस देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हम सभ्यता को 3 पार्ट में बांटकर देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में बांटकर देखते हैं। एक आपका कहलाता है यर्ली हड़प्पा, दूसरा कहलाता है मैच्योर्ड हड़प्पा, और तीसरा आपका कहलाता है क्या, डिक्लाइन हड़प्पा। ठीक है, अबाउट 2700 बीसी से 2400 बीसी, 2400 बीसी टू 1900 बीसी, ये हड़प्पा सभ्यता का चरमोत्कर्ष है, जिस वक्त नगर सभ्यता की तमाम प्रवृत्तियां यहां पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, डिक्लाइन हड़प्पा 1900 बीसी टू 1700 बीसी,
जहां हड़प्पा सभ्यता हरासोन्मुख है और पुनः सभ्यता में देहातीपन उभरना शुरू हो गया। तो ये डिक्लाइन फेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक तो सामान्य काल निर्धारण और काल का विभाजन है, लेकिन वैज्ञानिक विधि अगर देखा जाए C14 मेथड, तो C14 मेथड के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया वो 2300 BC टू 1750 BC ठहरता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के काल के संदर्भ में, वो C14 मेथड के आधार पे ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया नामकरण की समस्या, ये हो गया क्या, काल निर्धारण संबंधित बातें। जनरली ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। आद्य ऐतिहासिक संस्कृति, चूंकि हम इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत पढ़ते हैं, इस संस्कृति के लोगों को, इस सभ्यता के लोगों को पढ़ना लिखना आता था, इनका अपना स्क्रिप्ट था। आप जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इनका जो स्क्रिप्ट था वो क्या था, ये द्रविड़ियन लिपि का इस्तेमाल करते थे। द्रविड़ियन लिपि, इसी को क्या कहा गया, पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहा गया है ना। तो इनके अपने स्क्रिप्ट हैं जिसका एविडेंस मिलता है। इनके मोहरों पे पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन हुआ है, इनके मृदभांड पर पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन हुआ है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसलिए क्या है, ये एक आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। ठीक है, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, यानी अधिकतम उपकरण औजार जो मिले वो तांबे के मिले, स्टोन के मिले। लेकिन ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता का दौर है, ये कांस्य युग कहलाता है, ब्रॉन्ज एज का दौर कहलाता है। यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, ये कांस्य युग का दौर है। क्यों? चूंकि इसी संस्कृति के लोगों ने पहली बार टीन और तांबा को मिलाकर कांसे का निर्माण प्रारंभ किया, तो नामकरण क्या हो गया, कांस्ययुगीन संस्कृति। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जहां से आपका प्रश्न बनता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कई क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप कह सकते हैं भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता के रूप में कौन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही क्या दिया, हमें पर्यावरण का बोध दिया। यानी इन्हें पर्यावरण की बेहतर जानकारी थी। चूंकि आप देखते क्या है कि ईंट भट्ठा नगर के बाहर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं जो समकालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ इनके मुहर पे मृदभांड पर देखेंगे तो वनस्पति का अंकन, जीव जंतु का अंकन। इसका मतलब है इन्होंने हमें पर्यावरण की जानकारी दी, पर्यावरण का बोध दिया है। ज्योमेट्री की जानकारी भी इन्हें थी, इन्होंने हमें क्या दिया, ज्योमेट्री की जानकारी दी। चूंकि नगर रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित, चेसबोर्ड डिजाइन पे आधारित हुआ करता था, भवन के आकार वर्गाकार होते थे, आयताकार होते थे। जो इन्होंने पिलर का कंसेप्ट दिया, वो पिलर भी क्या होता था, समानांतर चतुर्भुजाकार। यानी इन्होंने हमें ज्योमेट्री की जानकारी दी। बाट बटखरे के प्रमाण ताम्रपाषाण काल फेज 1 से मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 16 के गुणज पर आधारित बाट बटखरे, जिस आधार पे आप मानकीकृत बाट बटखरा की संज्ञा दे सकते हैं। डेसिमल सिस्टम पे आधारित मेजरमेंट का साधन, ठीक है, या वो प्रोडक्ट जिसकी उपलब्धता भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है उसे बाहर से मंगाया जाए, जिसका प्रोडक्शन यहां ज्यादा है उसका निर्यात किया जाए। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेहतर कंसेप्ट दिया। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां इनका अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ये सभ्यता काफी पॉपुलर सभ्यता के रूप में आप देखते क्या यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता को, तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में, है ना। जब आप हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को पढ़ते हैं तो याद कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ की सीमा, साउथ की सीमा, ईस्ट और वेस्ट की सीमा को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर,
दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र दाइमाबाद, पूर्व की सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम की सीमा सूतकांगेडोर। जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के सुदूर उत्तर पश्चिम की सीमा कौन सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्तर पश्चिम की सीमा शोरतुघई, कहां? अफगानिस्तान। जब आप ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं मुंडीगाक संस्कृति की बात किया था। मुंडीगाक संस्कृति से संबंधित स्थल मुंडीगाक और शोरतुघई, यानी ये ताम्रपाषाण काल फेज 1 में था और जस्ट हम देखते क्या है शोरतुघई ताम्रपाषाण काल फेज 2 यानी हड़प्पा सभ्यता के दौर में भी है। यानी यहां से अर्ली हड़प्पा के भी प्रमाण मिलते हैं और यहां से मेच्योर्ड हड़प्पा के भी प्रमाण मिलते हैं और यही हड़प्पा सभ्यता के सुदूर उत्तर पश्चिम की क्या है सीमा है। यह क्वेश्चन अक्सर आपका बनता है। दूसरी बात, जब हड़प्पा सभ्यता का हमने सीमांकन की बात की तो याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन बनता रहा है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कि अगर हम सीमांकन की बात करते हैं, मांडा की बात करते हैं, तो मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। अक्सर पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम की सीमा सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे, है ना। दाइमाबाद परबरा नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है या सुमिलित करे में आप उसे बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की हम जिस सीमांकन की बात करते हैं कि नॉर्थ में हड़प्पा सभ्यता कहां? मांडा, मांडा से लेकर साउथ क्या? दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में क्या? सूतकांगेडोर। यही हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। इसी आधार पे हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल बताया जाता है वो कितना? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यही हड़प्पा सभ्यता का क्या है? भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, अब अगर हम पूरे एरिया को जब देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न साइट्स को देखते हैं, तो यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान किस किस क्षेत्र में? भारत, पाकिस्तान और दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान का एरिया, जहां हड़प्पा सभ्यता का प्रसार है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसार वर्तमान किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखना है पाकिस्तान, ध्यान रखना है भारतीय क्षेत्र, ध्यान रखना है अफगानिस्तान। यही हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का क्या है? एरिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक्सकेवेशन हुआ, हड़प्पा सभ्यता की साइट का एक्सकेवेशन हुआ। चूंकि आपको पता होगा कि इस साइट्स के बारे में या इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा के टीले को देखा। जस्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं 1850 में या 1872 में 2 बार कनिंघम महोदय ने क्या किया? हड़प्पा का दौरा किया, लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण से कोई खास महत्व इसका भी नहीं है। कनिंघम पुरातत्व विभाग के निदेशक हुआ करते थे। पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन करवाया और 1922 में मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ। किसने? आर.डी. बनर्जी ने करवाया। तब एक विस्तृत सभ्यता के बारे में, प्राचीनतम सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और यह जानकारी विश्व को मिली कब? 1924 में, जब लंदन वीकली में इसका रिपोर्ट सामने आया। और तब आप देखते क्या है कि इससे संबंधित साइट्स के एक्सकेवेशन क्या हो गए? प्रारंभ हो गए। और जब इसके साइट्स के एक्सकेवेशन प्रारंभ हुए तो कहा जाता है कि आज वर्तमान में अबाउट कितना? 1022 साइट्स ऐसे हैं जो लगभग अब साबित हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है और इससे संबंधित साइट्स में क्या हुआ? एक्सकेवेशन की शुरुआत हुई। यद्यपि पूर्ण एक्सकेवेशन मात्र 97 साइट्स का ही हुआ है, लेकिन 1022 जो पूरा आप साइट्स देखते हैं,
इस 1022 साइट्स में मात्र 406 का संबंध पाकिस्तान एरिया से है, बाकी सभी का संबंध कहां से है? भारतीय क्षेत्र से है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक साइट वर्तमान पाकिस्तान में है या सर्वाधिक साइट भारतीय क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक साइट्स कहां है? तो भारतीय क्षेत्र में है। ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखिएगा, अभी तक आपने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों को पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से संबंधित उत्खननकर्ता या विद्वान को भी आपने पढ़ा है। यह ध्यान रखिएगा कि सभी साइट से क्वेश्चन हो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ साइट्स काफी महत्वपूर्ण हैं जहां से इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसके उत्खनन से संबंधित विद्वान कौन। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड आपको ध्यान में रखता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको याद रहता है, याद रखना भी आसान है। आगे कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण फीचर्स मिल रहे हैं। उस साइट के बारे में, उससे रिलेटेड नदी के बारे में, उससे रिलेटेड विद्वान के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो बिगेस्ट साइट है, जो बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा साइट है वो मोहनजोदड़ो है। भविष्य में रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल कौन? तो मोहनजोदड़ो। दूसरा जो बड़ा स्थल है उसका नाम है हड़प्पा। तीसरा बड़ा साइट ये बहावलपुर में है, चेलिस्तान का एरिया, वर्तमान पाक स्थित पंजाब का एरिया। साइट का नाम है गनबेड़ी वाला, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो साइट है वो आज वर्तमान भारत में है, हरियाणा में, उसका नाम है राखीगढ़ी। और जो पांचवें नंबर पर है उसका नाम क्या है? धौलावीरा। इधर आप देखेंगे वर्तमान ट्रेंड, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? हो सकता है भविष्य में धौलावीरा सबसे बड़े साइट के रूप में उभर जाए, इसकी लगभग गारंटी है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो भारतीय क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और दूसरा बड़ा स्थल कौन? तो धौलावीरा। याद रखिएगा कि भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, तो राखीगढ़ी कहां? हरियाणा, हिसार क्षेत्र। और दूसरा क्या? दूसरा बड़ा साइट क्या? धौलावीरा, गुजरात, कच्छ का एरिया। ठीक है, यह बिगेस्ट साइट के रूप में उभर कर सामने आया, तो इसको ध्यान में रखना है। विभिन्न साइट्स की तुलना में आज महत्वपूर्ण बना हुआ है। ठीक है, एक साइट जो और भी मतलब काफी पॉपुलर रहा, दो साइट जैसे याद रखिएगा, कालीबंगा काफी फेमस है। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा इसलिए पॉपुलर हुआ कि स्वतंत्रता बाद हड़प्पा सभ्यता का वह साइट जो सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल की खुदाई हुई, तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। 1953 में एक्सकेवेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, घग्गड़ अकड़ा साइट में सर्वाधिक बसे होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, सर्वाधिक जनसंख्या के होने की मतलब होने का प्रमाण मिलता है। तो इसी आधार पे ये मान्यता बन गई कि सर्वाधिक आबादी का बसाव क्षेत्र कहां? घग्गड़ अकड़ा लाइन, उसी एरिया में आपका कालीबंगा भी पड़ता है। और कालीबंगा और कई चीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे सामान्य तौर पे दो पार्ट में बटे हुए थे। एक को पश्चिमी टीला, दूसरे को पूर्वी टीला कहा गया। पश्चिमी टीला को ही सिटाडेल या अपर टाउन कहा गया और पूर्वी टीला को क्या कहा गया? लोअर टाउन कहा गया। ठीक है, एक आध अपवाद के रूप में जहां पे अपर टाउन लोअर टाउन की अवधारणा नहीं है, जैसे सुरकोटदा है, जैसे लोथल है, कहां? गुजरात क्षेत्र में, जहां अपर टाउन लोअर टाउन एक ही साथ बना हुआ है। लेकिन वही धौलावीरा गुजरात क्षेत्र तीन पार्ट में बटा हुआ, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। लेकिन कहीं भी अपर टाउन का आंतरिक विभाजन नहीं है। कालीबंगा है जहां अपर टाउन का आंतरिक विभाजन है, और कालीबंगा साइट से धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी मिलती है 7 अग्निवेदी का एक पंक्ति में।
ठीक है। एक प्रकार की धार्मिक अवधारणा को विकसित करने में कहीं ना कहीं उसका योगदान है। तो आपका कालीबंगा से क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा जो साइट है, चूंकि उसके लिए नामकरण सोथी संस्कृति जिसने दिया, एक्सकेवेशन से जुड़े विद्वान है अमलानंद घोष, क्वेश्चन आपका बनता है। महत्वपूर्ण साइट के रूप में देखेंगे तो लोथल को भी देखेंगे, चूंकि कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में लोथल रहा है। विशाल डॉकयार्ड का प्रमाण लोथल से मिला, यानी उन्नत वाणिज्य व्यापार हड़प्पाई लोगों का था। इसके लिए एक बेहतर संकेत प्रस्तुत करता है कौन? लोथल, चूंकि ढेर सारे शिल्प उद्योग वहां पे मौजूद थे। मानकीकृत बात बटखरे के प्रमाण मिलते हैं। तो आपको लोथल को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोथल किस नदी के किनारे? भोगबा नदी के किनारे। लोथल के एक्सकेवेशन से जुड़े विद्वान कौन है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो लोथल से संबंधित जो विद्वान है उनका नाम है SR राव। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सारे साइट्स के बारे में जानने की जानकारी जरूरत नहीं है कि सारे साइट्स को हम जानें, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं, महत्वपूर्ण हैं, उससे रिलेटेड नदी के बारे में, उससे रिलेटेड विद्वान के बारे में जानकारी की जरूरत है। या हाल फिलहाल में कुछ ऐसे साइट है जिसका एक्सकेवेशन हो रहा है और वहां से कुछ विशेष मिलने का चांस बनता है, तो उसको जानने की जरूरत है। चूंकि हरियाणा में ही एक साइट है जिसका नाम है भीरना। हरियाणा का एक साइट तो राखीगढ़ी काफी पॉपुलर हुआ, दूसरा साइट जो भीरना है, ये भीरना में भी लगातार एक्सकेवेशन का कार्य चल रहा है 2004-05 से। और इस क्षेत्र के एक्सकेवेशन से जुड़े विद्वान जो हैं उनका नाम है SR राव। ठीक है, ये भीरना हरियाणा में, और ये भीरना फेमस क्यों है? चूंकि यहां से प्री हड़प्पा का भी प्रमाण मिलता है, यहां से मेच्योर्ड हड़प्पा का भी प्रमाण मिलता है। तो ये नया साइट है जिसको जानने की जरूरत है। क्योंकि यहां से कुछ कच्ची तो कुछ पकी ईंट के भवन के प्रमाण मिलते हैं। कई ऐसे मतलब रॉ मटेरियल हैं जिसके ऑर्नामेंट, आभूषण के प्रमाण भी यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, हड़प्पाई मृदभांड का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, तो ये साइट के बारे में जानने की जरूरत है, चूंकि इधर हाल फिलहाल में ये न्यूज में रहा है। तो एक साइट आपका है भीरना। दूसरा, गुजरात में एक एरिया है मोरबी, वहां से रिलेटेड एक साइट है जिसका नाम है कुंतासी। विद्वानों की धारणा है ये भी बड़े साइट के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे साइट है जिसको जानने की जरूरत है। या कौन सा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा साइट है जिससे रिलेटेड पुरातत्व शास्त्री महिला है, जानने की जरूरत है। मांडा, जम्मू में मांडा के एक्सकेवेशन से जुड़े हुए विद्वान में एक नाम आता है मधुमाला का। ठीक है, एकमात्र महिला जो मांडा के एक्सकेवेशन से संबंधित है। आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन बनेगा कुछ साइट से और उससे रिलेटेड उत्खननकर्ता से, तो ये जो महत्वपूर्ण साइट है इसके बारे में जानिएगा। और इससे रिलेटेड नदी से क्वेश्चन बनता है तो उस नदी के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से अगर पॉपुलर है तो ये नागरिकृत सभ्यता के रूप में पॉपुलर है। नागरिकृत सभ्यता के रूप में पॉपुलर है। ये नगर सभ्यता का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? तो नगर सभ्यता के डेवलपमेंट में योगदान तत्कालीन अर्थव्यवस्था का रहा है। आपने पढ़ा है नवपाषाण काल में कृषि अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट, मानव क्या बना? उत्पादक बना। ताम्रपाषाण काल तक आते आते हल बैल आधारित कृषि आ गया। कृषि क्या हुआ? व्यवस्थित हुआ, प्रोडक्शन सरप्लस हुआ। हड़प्पा सभ्यता तक आते आते कृषि व्यवस्था में और भी सुधार हुआ। जाहिर सी बात है, कृषि व्यवस्था में डेवलपमेंट के कारण लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा, सरप्लस के कारण परचेजिंग पावर बढ़ा। और परचेजिंग पावर ने क्या किया? गैर कृषि उत्पाद की डिमांड को बढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ? शिल्प उद्योग का डेवलपमेंट। चूंकि हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारे शिल्प के प्रमाण मिलते हैं, शिल्पों में विविधता भी है, शिल्पों में विशिष्टता भी है। लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा, इसलिए हम देखते क्या है, शिल्प उद्योग का भी क्रमशः डेवलपमेंट होता गया। और तत्कालीन दौर में वस्तुओं की मांग थी, कच्चे माल की उपलब्धता थी। परिणाम क्या हुआ?
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट, उन्नत वाणिज्य व्यापार हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स के रूप में है। तो नगर सभ्यता का विकास हुआ तो नगर सभ्यता से रिलेटेड चीजें क्या है? तत्कालीन दौर की इकोनॉमी, हड़प्पाई इकोनॉमी। और हड़प्पाई इकोनॉमी को अगर हम पढ़ते हैं तो हम कृषि पढ़ते हैं, शिल्प पढ़ते हैं, वाणिज्य व्यापार पढ़ते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कहां से बनता है? हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन से क्वेश्चन बनता है या हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है इसलिए हड़प्पा सभ्यता के इस दो पार्ट पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगर की बात करें, नगर नियोजन की अगर हम बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बात किया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन, आपको तो याद हो गया होगा। भारत स्थित सबसे बड़ा नगर कौन? तो राखीगढ़। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे छोटा नगर है वो आज वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, और सबसे छोटा नगर का नाम क्या है? अल्हदीनो। ये पोर्ट टाउन के रूप में हुआ करता था और यही हड़प्पा सभ्यता का क्या है? सबसे छोटा नगर। क्या नाम है? अल्हदीनो। ध्यान रखिएगा ये कराची के आसपास है। तो बिगेस्ट साइट पूछ सकता है तो सबसे छोटे साइट के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें, नगर नियोजन की बात करें, याद रखिएगा कि जो चीजें बिल्कुल कॉमन है वहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम नगर नियोजन को पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो क्या है? रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित है। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो ग्रिड पैटर्न पे आधारित है, चेस बोर्ड डिजाइन पे आधारित है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरों की सड़कें हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, कहा जाता है कि ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो सड़क का जो नियोजन है, सड़क का जो आकार है, यही नगर के आकार को सुनिश्चित करता है। चूंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो नगर का आकार कैसा होगा? नगर आयताकार खंड में विभाजित है, रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, अब यहां पे लगभग नगर में यही प्रवृत्ति अगर दिख रही है तो हमें याद रखने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन कहां से बनेगा? तब क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कौन सा नगर है जो बेतरतीब बना हुआ है, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित नहीं है। इसका मतलब वो नगर जहां की सड़कें समकोण पर नहीं काटती है ना। तो एकमात्र अपवाद है हरियाणा का एक साइट है बनवाली। हरियाणा का एक साइट है बनवाली जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती। याद रखिएगा, अगर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती इसका मतलब ये जो नगर है ये क्या है? रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित नहीं है, ग्रिड पैटर्न पे आधारित नहीं है। ये नगर कैसा बना हुआ है? बेतरतीब बना हुआ, अव्यवस्थित रूप में बना हुआ है, कह सकते। या अन्य नगरों के समान ये नगर देखने को नहीं मिलता। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं सामान्य रूप में एक प्रवृत्ति देखने को मिली कि नगर प्रायः दो खंड में बटा हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन के रूप में। जो पश्चिम का नगर का एरिया था वो अपर टाउन कहलाता है, जो पूरब का एरिया था वो लोअर टाउन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपर टाउन सामान्यतः ऊंचाई पर है इसीलिए उसको सीटाडल कहा गया, गढ़ी कहा गया। लोअर टाउन तुलनात्मक रूप से क्या है? नीचे है। अपर टाउन का क्षेत्रफल कम है, लोअर टाउन का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यह अनुमान लगाया गया कि अपर टाउन की आबादी कम रही होगी, लोअर टाउन की आबादी ज्यादा रही होगी। अपर टाउन की एक खासियत है कि अपर टाउन क्या है? फोर्टिफाइड है, दुर्गीकृत है। इसका मतलब अपर टाउन में विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे, क्योंकि अपर टाउन के मकान प्रायः 2 मंजिले हैं। वही लोअर टाउन का मकान बिल्कुल सर्वेंट क्वार्टर की तरह, बैरकनुमा भवन की तरह। तो यह स्पष्ट हो गया कि अपर टाउन में रहने वाले लोग विशिष्ट है, लोअर टाउन में रहने वाले लोग क्या है? सामान्य है। और अपर टाउन प्रायः क्या है? फोर्टिफाइड है, दुर्गीकृत है, यह विशेषता है। लेकिन हमें तब ध्यान क्या रखना है? जब लगभग नगर का अपर टाउन दुर्गीकृत है तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यह तो ध्यान में रहेगा, यह सामान्य फीचर है। तब हमें जानना है असामान्य फीचर क्या है।
कौन सा ऐसा नगर का अपर टाउन है जो फोर्टिफाइड नहीं है ना? किस नगर का अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं है, यह जानने की जरूरत है ना? दूसरा, कौन सा ऐसा नगर है जो अपर टाउन लोअर टाउन एक साथ फोर्टिफाइड है? कौन सा ऐसा नगर है जिसका अपर टाउन मिडिल टाउन एक साथ फोर्टिफाइड है? यह जानने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है यहां पे हमें जो ध्यान रखना है, चूंकि नगर दो पार्ट में बटा हुआ, अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में, अपर टाउन सामान्यतः क्या फोर्टिफाइड, लेकिन तब हम देखते हैं कि दो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर है जिसका अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं है। जैसे सिंध में एक साइट है कोट डीजे, और सिंध में ही एक साइट है क्या, चनहुद्रो। याद कीजिएगा, यहां प्री हड़प्पा में फोर्टिफिकेशन दिख रहा था, लेकिन मैच्योर्ड हड़प्पा में यहां जब हम अपर टाउन को देखते हैं तो यहां का अपर टाउन दुर्गीकृत है नहीं। ठीक है, अपवाद है, इसको याद में रखने की जरूरत है, इसको ध्यान रखिएगा कि कोट डीजी और चनहुद्रो में फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति नहीं दिखती। दूसरी बात, गुजरात क्षेत्र का एक एरिया है, एक साइट है, बहुत पॉपुलर साइट, क्या, धौलावीरा, है ना, लूनी नदी के किनारे, ध्यान होगा। यह धौलावीरा नगर अपवाद है जो 3 खंड में विभाजित है, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है, और इसका अपर टाउन और मिडिल टाउन क्या है, एक साथ फोर्टिफाइड है। यह भी क्या है, अपवाद के रूप में है। एक और है आपका लोथल और सुरकोटदा, यहां अपर टाउन मिडिल टाउन की कोई अवधारणा नहीं, एक साथ ही फोर्टिफाइड है। स्पष्ट हो गया? यानी हमें ध्यान में रखना है सिर्फ इन चीजों को, सारे साइट्स अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में बटे हुए, अपर टाउन फोर्टिफाइड। तो हमें ध्यान रखना है कौन सा साइट है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, धौलावीरा। दूसरा, अपर टाउन कहां का फोर्टिफाइड नहीं है, कोट डीजी और चनहुद्रो का अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है। लोथल और सुरकोटदा में अपर टाउन लोअर टाउन की कोई अवधारणा नहीं, एक साथ बना हुआ है। ठीक है, अपवाद, इसको सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति दिखती है अपर टाउन में, चूंकि अपर टाउन की एक सामान्य प्रवृत्ति क्या है, फोर्टिफिकेशन, और सामान्य तौर पे हड़प्पावासी, आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हड़प्पाई स्थलों में जो सामान्य मकान बने हुए हैं, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ, चबूतरा का निर्माण हुआ, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ, फोर्टिफिकेशन हुआ, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ। यानी हड़प्पावासी इन तमाम चीजों के निर्माण में कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते हैं, विशिष्ट इमारत बनाते हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार हो, अन्नागार हो, सभा भवन हो, कॉलेज भवन हो, लोथल का डॉकयार्ड हो, या ड्रेनेज सिस्टम हो, कूप बना हुआ हो, सभी जगह पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे देखते हैं कि जो भी फोर्टिफिकेशन हुआ है उसमें कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ। एक कॉमन फीचर है कि फोर्टिफिकेशन में क्या हुआ, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह पे पक्की ईंट के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अपर टाउन के दुर्गीकरण में सामान्य तौर पे कच्ची ईंट का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पक्की ईंट के इस्तेमाल के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, धौलावीरा धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों गुजरात में, यहां फोर्टिफिकेशन में ईंट और स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रहेगा, ये दो साइट अपवाद के रूप में दिख रहा है, जहां फोर्टिफिकेशन में कच्ची ईंट का इस्तेमाल नहीं बल्कि ईंट और पाषाण का इस्तेमाल हुआ। ये
आपको ध्यान रखना है अपवाद को, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब अगर देखें कुछ साक्ष्य से जो नगर को विशिष्ट बनाता है और इसके आधार पे आप नागरीकरण की पुष्टि करते हैं, सांस्कृतिक डेवलपमेंट की पुष्टि करते हैं, तब आप क्या देखते हैं, अपर टाउन और लोअर टाउन के एविडेंस को देखते हैं जो विशिष्ट है और वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लिया जाए, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मोहनजोदड़ो का अपर टाउन। अब मोहनजोदड़ो का अगर अपर टाउन देखते हैं, लगभग विशिष्ट इमारत मोहनजोदड़ो के अपर टाउन से ही मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर बात करते हैं बृहद स्नानागार की, आप बात करते हैं विशाल अन्नागार की, या आप बात करते हैं विशाल सभा भवन की, या आप बात करते हैं विशाल कॉलेज भवन की। ठीक है, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण इमारत हैं जिसके निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सभा भवन पिलर बेस्ड इमारत का प्रमाण प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का काफी पॉपुलर है, जिसके उत्तर दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, जिसके तीनों ओर बरामदे हैं, बरामदा पे वस्त्र बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। कुछ कमरे से अनुष्ठान का प्रमाण मिला, राख का प्रमाण, ऐश का प्रमाण मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के तालाब के बगल में एक कूप का विन्यास, रिंग बेल का विन्यास है, और कूप के निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ है और बिटुमन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल हुआ जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। इसका मतलब वाटर प्रूफिंग का कंसेप्ट हड़प्पा सभ्यता में मौजूद है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का क्या, विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार काफी पॉपुलर है। ठीक है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ी, रोशनदान, वायु संचरण के लिए पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ। ये पॉपुलर साइट, पॉपुलर क्या है, इमारत है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है ये कहां से मिला, ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार में सीढ़ियों का विन्यास किस ओर था, तो ध्यान रखना है उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियों का विन्यास था। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर हम हड़प्पा के अपर टाउन की बात करें, अब अगर हम हड़प्पा के अपर टाउन की बात करें तो हड़प्पा के अपर टाउन की जो विशिष्ट इमारत है एकदम बिल्कुल रावी नदी के किनारे, वो हड़प्पा का विशाल अन्नागार है, जो 6-6 के ब्लॉक, 2 कतार में 6-6 ब्लॉक यानी 12 ब्लॉक में बना हुआ है, बिल्कुल मोहनजोदड़ो के अन्नागार की तरह। ठीक है, ये हड़प्पा का क्या है, विशिष्ट इमारत। और दूसरा अगर देखें तो सीमेंट्री आर कब्रिस्तान। ठीक है, किसी पुरातत्वविद के आधार पर यह नामकरण दिया गया। ठीक है, R37 नाम है कब्रिस्तान। ये हड़प्पा का अपर टाउन है, जहां से कुछ विशिष्ट इमारत के प्रमाण मिले, विशिष्ट भग्नावशेष के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक अगर हम देखते हैं क्या, कालीबंगा को याद रखिएगा, एकमात्र हड़प्पा सभ्यता की साइट में कालीबंगा है, जिसके अपर टाउन का भी क्या हुआ है, आंतरिक विभाजन हुआ है। कहीं भी अपर टाउन का आंतरिक विभाजन देखने को नहीं मिलता, लेकिन कालीबंगा में अपर टाउन का भी आंतरिक विभाजन है। और कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका एक कतार में। ठीक है, यानी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जानकारी देता है क्या, ये कालीबंगा का क्या, अग्नि वेदिका का प्रमाण। ठीक इसी प्रकार अगर हम धौलावीरा की बात करें, वर्तमान में धौलावीरा से क्वेश्चन खूब पूछा गया, अगर हम धौलावीरा की बात करें तो याद रखिएगा, धौलावीरा उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण, इसी को आप दूसरे शब्द में अगर लिखें तो क्या, कृत्रिम सिंचाई का प्रमाण प्रस्तुत करता है। कृत्रिम सिंचाई
क्या? तो 2 तालाब और एक बांध का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और यहां से एक विशाल राजप्रसाद का प्रमाण मिला जिसको पैलेस की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो धौलावीरा का अपर टाउन भी काफी ये पॉपुलर रहा है। ये तमाम मतलब कि फीचर्स धौलावीरा से रिलेटेड है। और याद रखिएगा धौलावीरा अपने सूचना पट अभिलेख के लिए काफी फेमस है। ये कास्ट पे खुदा हुआ लेख, लिखा हुआ लेख, किस चीज से? जिप्सम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा अपर टाउन की विशिष्ट इमारतों को कि कौन कहां से मिला, सुमेलित करें भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर ये अपर टाउन का एविडेंस है तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोअर टाउन के भी एविडेंस हैं जो काफी पॉपुलर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि लोअर टाउन के रूप में अगर हम देखते हैं किसको, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का जो लोअर टाउन है वहां से मानव के कंकाल के प्रमाण मिले पर्याप्त मात्रा में, जिसके आधार पे मार्टिमर व्हीलर का यह मानना है कि ये किसी आक्रमण के शिकार हुए और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के संदर्भ में एक मान्यता दे दी कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन क्यों? आर्यों के आक्रमण के कारण। ठीक है, दूसरी बात, ये मोहनजोदड़ो का जो लोअर टाउन है यहां से एक बैरकनुमा भवन का प्रमाण मिला, यानी वर्कर्स क्वार्टर के रूप में एक प्रमाण मिला। अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग मान्यता देते हैं, जिसमें कई बार पूछा कि पिगट महोदय इसे क्या कहते हैं? इसे श्रमिकों की बस्ती कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इसे क्या कहते हैं? इसे पुलिस बैरक कहते हैं। मार्टिमर व्हीलर पुलिस बैरक कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन का एविडेंस मूल रूप से देखा जाए तो यही 2 है। ठीक उसी प्रकार जब हड़प्पा के लोअर टाउन को देखते हैं तो हड़प्पा के लोअर टाउन का जो विशिष्ट मतलब की इमारत है वो क्या है? बैरकनुमा भवन, सर्वेंट्स क्वार्टर, वर्कर्स क्वार्टर। और वर्कर्स क्वार्टर के सामने या वहीं अगल बगल में अनाज कूटने का चबूतरा, तांबा गलाने की भट्ठी, ये क्या है? हड़प्पा के लोअर टाउन के अवशेष जो विशिष्ट है। और ठीक उसी प्रकार अगर लोथल को देखते तो पहले ही आपने लिखा पढ़ा है कि लोथल अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में वर्गीकृत नहीं है, बल्कि लोथल बिल्कुल अपर टाउन लोअर टाउन एक साथ बना हुआ है। साथ ही साथ लोथल हड़प्पा सभ्यता के कॉमर्शियल कैपिटल के बारे में जानकारी देता है। इसलिए लोथल से बनिक समुदाय के निवास स्थान का प्रमाण मिलता है। लोथल से मार्केट कॉम्प्लेक्स का प्रमाण मिलता है, क्योंकि वहां से माप तौल के साधन का प्रमाण, बाट बट खड़े का प्रमाण, मेजरमेंट के साधन का, स्केल का प्रमाण मिल जाता है। ठीक वहां से देखते क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां से मनकाकारी उद्योग का प्रमाण मिल जाता है। बिट्स इंडस्ट्री, कार्नेलियन का मनका, लोथल का क्या है? स्पेसिफिक उद्योग है। हाथी दांत उद्योग का प्रमाण कहां से? लोथल से मिल जाता है। और लोथल से ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल इमारत यानी गोदीबारी का प्रमाण मिलता है, डॉकयार्ड का प्रमाण मिल जाता है। और उस डॉकयार्ड का प्रमाण जहां से मिलता है वहां से खारे जल का या सीप शंख सेल का प्रमाण मिल जाता है। लंगर के रूप में प्रयुक्त विशाल पाषाण का प्रमाण मिलता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाई डॉकयार्ड का प्रमाण कहां से? तो लोथल से। ये सब फेमस इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रहता होगा, ठीक है, या आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट मैंने बात किया था कि नगर को नियोजित जो करता है वो सड़क करता है और नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। आपको कॉमन चीज याद नहीं रखना है, ये तो ध्यान में रहेगा कि सड़कें समकोण पर काटती। एकमात्र नगर जहां सड़कें समकोण पर नहीं काटती वो मैंने बताया अभी बनवाली हुआ करता था, जहां सड़कें समकोण पर नहीं काटती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और तो बनेगा, सभी जगह की सड़कें बिल्कुल आज की तरह एक समान तो नहीं होगी। जैसे आज भी देखते हैं सड़कें एक समान नहीं, किसी टाउन में सड़कें काफी बेहतर तो किसी टाउन में सड़कें बहुत बेहतर नहीं। ठीक उसी प्रकार तत्कालीन दौर में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर रहे होंगे सभी नगर की सड़कें आइडियल मॉडल के रूप में तो नहीं रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसा नगर है जहां की सड़कें आइडियल मॉडल के रूप में रही होंगी। तो क्वेश्चन बनता है
सड़क का आइडियल प्रमाण कहां से मिलता है या आदर्श सड़क का प्रमाण? तो दो साइट याद रखिएगा, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा कालीबंगा। सड़क के आदर्श मॉडल का प्रमाण कहा जाता है। सर्वाधिक चौड़ी सड़क का प्रमाण कहां से? तो सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहां से? मोहनजोदड़ो से। जो सबसे चौड़ा सड़क है वह अबाउट 10.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के नगर में लोग भवन का निर्माण कर रहे हैं, विशिष्ट इमारत का निर्माण कर रहे हैं। अगर विशिष्ट भवन और इमारत का निर्माण कर रहे हैं तो जैसे आज ईंट का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक उसी प्रकार उस वक्त भी हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते थे, पक्की ईंट का इस्तेमाल करते थे और प्रयुक्ति के आधार पर ईंट का निर्माण होता था। कहीं कहीं एल प्रकार के ईंट का इस्तेमाल हुआ है, कहीं टी प्रकार के ईंट का इस्तेमाल हुआ है, कहीं फन्नीदार ईंट का इस्तेमाल हुआ है। जो एक सामान्य ईंट है उसका अनुपात कितना था? क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हड़प्पाई ईंट का अनुपात क्या? ऐसे विविधता है, कहीं कहीं 1:2:3 ईंट के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन सामान्य रूप में देखें तो हड़प्पाई ईंट का अनुपात 1:2:4। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता की जो मोटाई है, चौड़ाई उससे डबल और लंबाई उससे डबल। यही हड़प्पा सभ्यता की ईंट का क्या है? मेजरमेंट है, मापदंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हड़प्पावासी जब दीवार का निर्माण करते हैं, ईंट की चिनाई करते हैं, तो कहा जाता है कि ईंट चिनाई में जिस पद्धति का इस्तेमाल करते थे उसे क्या कहा गया है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। ठीक है, वर्तमान दौर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, दीवार की चिनाई में अगर नीचे वाले लेयर पे ईंट अगर लगा हुआ है इस रूप में, तो अगले ऊपर वाले लेयर पे ईंट इस रूप में लगेगा। तो क्या हुआ? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पे आधारित था। और चिनाई में वो जिप्सम का भी इस्तेमाल करते हैं, सुर्खी का इस्तेमाल करते हैं, गीलेबा का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम चीजों का इस्तेमाल दीवार की चिनाई में होती है। लेकिन जैसे वर्तमान में दीवार सीधी बने, इसके लिए राजमिस्त्री साहुल का इस्तेमाल करता है। हड़प्पा सभ्यता में भी जो भवन का निर्माण हुआ है, खासकर अपर टाउन में, तो उसके दीवार को सीधा रखने के लिए सामान्य तौर पे किसका इस्तेमाल? साहुल का इस्तेमाल हुआ है। साहुल एक प्रकार का उपकरण है जिसका एविडेंस कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, साहुल का मतलब प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, जनरली आज वर्तमान दौर में मकान बनता है तो मकान बनता है, दरवाजे सड़क के आगे होते हैं, है ना। लेकिन हड़प्पाई मकान में अगर देखते हैं, एक फीचर है कि दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे आगे की ओर नहीं, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इसलिए ये कॉमन फीचर है कि दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं। तो हमें अनकॉमन याद रखना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा साइड है जहां फ्रंट डोर का प्रमाण मिला? तो याद रखिएगा, लोथल। लोथल के एक भवन से क्या मिला? फ्रंट डोर के प्रमाण मिलते हैं। इसको सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर हम दरवाजा की बात करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जनरली कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खिड़की का इस्तेमाल करते थे अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होता था, और खिड़की का एक आइडियल मॉडल का प्रमाण कहीं से मिला, वो मोहनजोदड़ो है। यानी खिड़की अपने पूर्ण रूप में देखने को मिलता है। कॉमन रूप में रोशनदान का इस्तेमाल होता था, ऊंचाई पे खिड़की, और रोशनदान में क्या करते थे? वो मिट्टी और ईंट की पाषाण के नेट का, जाली का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज वर्तमान दौर में भी देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पा वासियों के छत निर्माण की तकनीक उत्तम नहीं थी। जनरली मोहनजोदड़ो से तो आपको सातीर के इस्तेमाल का प्रमाण मिला है, लकड़ी के बिंब के इस्तेमाल का प्रमाण मिला है। लेकिन सामान्य तौर पे छतों के निर्माण में वो सातीर के साथ साथ सरकंडा और मिट्टी के गीलेबा का इस्तेमाल करते थे। यानी छत उनका मजबूत नहीं होता था। कहा जाता था छत निर्माण की तकनीक उनकी उत्तम नहीं थी, आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
स्तंभ निर्माण कला से वाकिफ है। भवन में पिलर का इस्तेमाल होता है, चूंकि मोहनजोदड़ो के सभा भवन से पिलर के इस्तेमाल के प्रमाण मिले और वो राउंड शेप्ड पिलर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी साइट से राउंड शेप्ड पिलर का प्रमाण नहीं मिला, जहां भी मिला रेक्टेंगुलर पिलर के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है, तो छत निर्माण की तकनीक उत्तम नहीं, ध्यान में रखना है। पिलर के कंसेप्ट से वो वाकिफ है। राउंड मतलब कि गोलाकार स्तंभ का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन चकोर स्तंभ का प्रमाण मिल जाता है। जनरली हड़प्पा सभ्यता के लोग रिंगवेल का निर्माण करते थे, गोलाकार कुआं का निर्माण करते थे। और मैंने पहले ही बताया कि कूप के निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल करते हैं और कूप की चिनाई में वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमन का इस्तेमाल करते हैं। सर्वाधिक कूप के प्रमाण कहां से, यह ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक कूप का प्रमाण मोहनजोदड़ो, ध्यान रहेगा। और नगर नियोजन के अंतर्गत जो सबसे फेमस पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, जिस रूप में हड़प्पा में उपलब्ध है, समकालीन किसी सभ्यता में उपलब्ध नहीं है, वो जलमल निकास की व्यवस्था है। और जलमल निकास की व्यवस्था को देखें तो हम देखते क्या है कि इसके लिए काफी बेहतर जो साफ सफाई का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो धौलावीरा है। और दूसरा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण आपको मिल जाते हैं। तो ये एक सामान्य अवधारणा है क्या नगर निर्माण योजना के संदर्भ में। ठीक है, कल का जब क्लास होगा तो वहां पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के संदर्भ में, जहां से आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।